स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप सभी का स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेट है उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का हिस्ट्री क्या है, और हमने कुछ उसके ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बारे में बात की थी। वो ये कि अगर कोई मैग्नेट है तो ये उसकी एक्चुअल लेंथ होती है, जिसे हम ज्योमेट्रिक लेंथ ए बी कह सकते हैं। ये इसे कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ, जियो लेंथ। और जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो उसके थोड़े से अंदर से स्टार्ट होते हैं, थोड़े से अंदर से। एन और एस, और इस लेंथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और इसका मैंने रेशियो भी आपको बताया था, एन एस इज इक्वल टू 5/6 AB। अगर यही हम हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का एन एस है, मान लो ये नॉर्थ और एक साउथ पोल, तो पूरा ये सेमी सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये होता है ज्योमेट्रिक लेंथ, जियो लेंथ। और एन एस ये मैग्नेटिक लेंथ यहाँ से यहाँ तक होता है, मैग्नेटिक लेंथ। ये तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसमें डिफरेंस बहुत कम रहता है। ये बार मैग्नेट है और ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। तो इसके बारे में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। मैं एक न्यूमेरिकल आपको अभी देता हूँ, वो आप करके देखो अभी की अभी। क्वेश्चन, इफ वी हैव ए बार मैग्नेट having magnetic length of 14 centimeter, then find the geometric length if it is converted into a horseshoe type magnet। तो ये आपको देखो, एक हमको बार मैग्नेट दिया हुआ है, बार मैग्नेट जिसका लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो उसका ज्योमेट्रिक लेंथ निकालना है अगर वो हॉर्सशू मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो, राइट। तो हमें ऐसा दिया है, मैग्नेटिक लेंथ ये हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका ज्योमेट्रिक लेंथ कितना हुआ, यानी बार मैग्नेट का ज्योमेट्रिक लेंथ कितना हुआ वो हम अभी देखेंगे। वो हमें निकालना भी नहीं है, हमें तो ये कन्वर्ट करना है पहले हॉर्स शू टाइप मैग्नेट में। तो हॉर्स शू टाइप मान लो, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये मैग्नेटिक लेंथ, अंदर की मैग्नेटिक लेंथ क्या थी, पहले इसकी 14 सेंटीमीटर थी। अब इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ कितनी हो जाएगी, देखा जाए तो ज्योमेट्रिक लेंथ यहाँ पे अगर बार मैग्नेट की निकालें तो सो ए बी इज इक्वल टू 6/5
इंटू एन एस, 6/5 इंटू एन एस मतलब मैग्नेटिक लेंथ 14 सेंटीमीटर, तो 14 का 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 84/5 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी एक्चुअल ज्योमेट्रिक लेंथ। तो इसका मतलब ये इसी को तो हमने कन्वर्ट किया है ऐसा करके हॉर्स टाइप में, तो ये ज्योमेट्रिक लेंथ हमारे को 84/5 सेंटीमीटर है, 84/5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हम ऑल्सो फाइंड न्यू मैग्नेटिक लेंथ। तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ हम निकालना है, ये हमारे को पता चल गया। तो ये क्या है, पाई आर, पाई आर इक्वल टू 84/5 सेंटीमीटर। तो अब इसका आर निकाल लेंगे और मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, 2r, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो 2r हो जाएगा, तो हम r निकाल लेते हैं। हेंस 22/7 इंटू r इक्वल टू 5, so r इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाई 7, 22/5, तो 2 से 11 टाइम, 2 से हमारा ये 42 टाइम्स, तो कैंसिल तो नहीं होता, तो ये 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28, 29, 55, इतने सेंटीमीटर आर हो गई। हेंस न्यू मैग्नेटिक लेंथ इज 2r, that is 2 into 294/55 सेंटीमीटर। या कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट और ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर या हॉर्स टाइप मैग्नेट विल बी सेम, दोनों का सेम ही रहेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं कि कन्वर्ट किस में किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ न्यू मैग्नेटिक लेंथ आपकी चेंज होने वाली है, राइट। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होंगे, वो आप करते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, हमें क्योंकि पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हमें अभी आगे जाना ही पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, एक क्वेश्चन है, व्हाई ए मैग्नेट डज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when north poles repel each other। तो आपको मालूम है नॉर्थ सिमिलर पोल्स अगर हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आपको जब हमने बताया था कि पिछले पीरियड में, पिछले क्लास में, कि जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसके दोनों एंड नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है जाके और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, और जबकि है क्या, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, इसलिए नॉर्थ को साउथ डायरेक्शन में रुकना चाहिए, साउथ को नॉर्थ डायरेक्शन में रुकना चाहिए। ये ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा क्यों रुकता है, राइट। तो सबसे पहले इसलिए हम अर्थ के बारे में समझते हैं। ये देखिए अर्थ है हमारी, ये सपोज ये अर्थ के 4 डायरेक्शन होते हैं। तो ऐसा समझो, ये मान लो जी नॉर्थ डायरेक्शन है,
ये पॉइंट, और ये इसका साउथ डायरेक्शन है, एन डायरेक्शन, और ये है एस डायरेक्शन। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये समझो ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, राइट। तो आपको सबको एक बात जो फैक्ट है वो समझना चाहिए कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, अगर हम अर्थ के अंदर जाएं तो अर्थ अपने आप में, इसके अंदर बहुत सारे वाटर करेंट्स और डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस फ्लो करते रहते हैं। उन वाटर करेंट्स वगैरह के फ्लो होने की वजह से अर्थ भी ना एक मैग्नेट का तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक। यूं समझो मोटे तौर पे, अब अंदर क्या होता है इसके चक्कर में नहीं पड़ते अभी अपन ऐसा समझते हैं पूरा अर्थ भी एक मैग्नेट है, ये समझा जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे फैक्ट है जो मैं यहाँ लिखता हूँ। अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए बिग साइज बार मैग्नेट, बिग साइज बार मैग्नेट। मतलब ये पूरा अर्थ है तो इसको एक बड़ा बार मैग्नेट माना जाता है, और वो बार मैग्नेट कैसा होता है, कुछ कुछ इस टाइप का। और इस बार मैग्नेट का जो अर्थ के अंदर है, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ना उसका ये साउथ पोल होता है, और साउथ डायरेक्शन में इसका होता है नॉर्थ पोल। यानी ये जो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, दिशाएं जिसे हम कहते हैं, दे आर जियोग्राफिकल डायरेक्शन, जियोग्राफिकल एंड्स, दीज आर जियो नॉर्थ, जियो नॉर्थ है ये। लेकिन जियो नॉर्थ में एक्चुअली में अर्थ मैग्नेट जो है उसका साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल होता है जियो साउथ में, जियो साउथ। यानी दिशाएं, जो डायरेक्शंस हैं अर्थ के, चार डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। मैग्नेटिक डायरेक्शंस नहीं है, दे आर जियोग्राफिकल डायरेक्शन। और अर्थ जो एक मैग्नेट माना जाता है उसका साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है। अब आप समझे? इसलिए जैसे हम किसी मैग्नेट को, छोटा मैग्नेट हमने लिया और उसको हैंग किया, तो वो कुछ इस टाइप से रुक जाता है जाके। अब साउथ पोल अट्रैक्ट कौन से पोल को करेगा, इसके नॉर्थ पोल को, और नॉर्थ पोल उसको कौन से अट्रैक्ट करेगा, साउथ। तो ऐसा लगता है नॉर्थ पोल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ पोल इज इन साउथ डायरेक्शन। जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन है वो, जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है अर्थ के, राइट। तो हम क्या कहेंगे, देखो, अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए बिग बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल of this magnet, of earth magnet, of this earth magnet is in south geo direction। जिन दिशाओं की हम बात करते हैं वो जियो डायरेक्शन, राइट, जियोग्राफिकल डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट या अर्थ मैग्नेट इज इन साउथ डायरेक्शन, एंड एस पोल इज इन नॉर्थ जियो डायरेक्शन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन, राइट। तो ये अरेंजमेंट होता है। इसकी वजह से क्या है, वेन एवर वी आर हैंगिंग या सस्पेंडिंग ए बार मैग्नेट फ्रीली, then it will rest towards south pole of the earth magnet, and north is in south pole and south in a north pole। मैं लिख देता हूँ ये फैक्ट भी। Hence when a
when any magnet is suspended freely, it is attracted by earth magnet and so N pole rests towards geo north direction of earth. और इसी तरह साउथ का। तो ये आप समझ लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, कि जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन होते हैं, इसको कहते हैं जियो एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? जियो एक्सिस। दिस इज कॉल्ड जियो एक्सिस। और जो मैग्नेटिक पोल से निकलता है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो जियो एक्सिस तो ये हो गया, और ये है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 12.5 डिग्री सेल्सियस। 12.5 डिग्री का एंगल होता है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियो एक्सिस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 12.5 डिग्री। दैट्स एनफ। तो कभी भी कोई आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि जब सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फिर ये फ्रीली सस्पेंड की गई किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों रुकता है? आप कह सकते हो वो नॉर्थ डायरेक्शन है, वो नॉर्थ पोल थोड़ी है। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा नॉर्थ पोल, लेकिन इट इज नॉट ए नॉर्थ पोल, इट इज नॉर्थ डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में अर्थ का साउथ पोल है। Hence, north pole of this freely suspended magnet is attracted by south pole of the earth magnet. And similarly here, south pole of this freely suspended magnet is attracted by north pole of the earth magnet. आप ये कह सकते हो, north डायरेक्शन है वो, और ये साउथ डायरेक्शन है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पोल्स, राइट? ये सब नोट कर लीजिए आप, और आगे बढ़ सकते हैं अब। ओके, अब सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम, या क्या करेंगे हम? कोई अगर मैग्नेट है, सपोज ये देखिए बार मैग्नेट बना लेता हूँ, इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ हम थोड़ी डिस्टेंस पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर रखें तो उसका क्या होगा? मान लो जो आयरन नेल्स होते हैं, आयरन नेल्स को मैंने यहाँ रख दिया, सपोज कोई यहाँ रख दिया, सपोज यहाँ, ये आयरन नेल है, और एक और ले लेंगे, ये आयरन नेल। तो ये इसको अट्रैक्ट करने चाहिए, ये क्या है? आयरन नेल्स। लेकिन ये दूर होने की वजह से एक दूसरे को ये आयरन नेल्स अट्रैक्ट नहीं कर पाता मैग्नेट। फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाते हैं, सपोज हम यहाँ ला लिए, ये आयरन नेल्स को यहाँ ला लिए, पिंस, छोटे छोटे पिंस को। तो पता चला जैसे हम थोड़ा सा आगे लेके गए, फटाक से इनको अट्रैक्ट कर लिया, और वो यहाँ आके चिपक गए, ये इधर आके चिपक गए, आगे अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इन आयरन नेल्स को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया?
इन आयरन नेल्स को क्यों अट्रैक्ट कर लिया? तो स्टडीज के बाद पता चला कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक पर्टिकुलर रीजन तक, समझो ना ऐसा, एक पर्टिकुलर रीजन अराउंड द मैग्नेट, एक पर्टिकुलर रीजन तक मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और ये आयरन नेल्स जो है ना वो उस रीजन के बाहर थे, तो अगर वो दूर रहेंगे, उस रीजन से बाहर होंगे, तो ऐसे किसी मटेरियल को ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा रीजन जो उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन है कि जिसमें अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, उस रीजन के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, तो वो अर्थ सॉरी इस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो इस रीजन को मैग्नेट के चारों तरफ, जिसमें मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस या किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सकता है, एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस रीजन को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इस रीजन को? मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ ऑनवर्ड्स योर हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक काम करो, ये मैग्नेटिक फील्ड तो डाल ही लो, अब हेडिंग, और इसके साथ साथ एक ऐसा डायग्राम भी बना लो कि नेल थोड़ी दूर रखे गए तो अट्रैक्ट नहीं हुए, नॉट अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड, और यहाँ पे अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जैसे ही अंदर रखे तो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि वो पहले फील्ड से बाहर थे, अब ये फील्ड के अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम अभी डिफाइन कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज द पर्टिकुलर एरिया around a magnet in which a magnet can exert a force, can exert a magnetic force, exert a magnetic force on different magnetic materials and different magnetic materials and other magnets. So it is that particular area around the magnet in which a magnet can exert a magnetic force on different magnetic materials and other magnets. और दूसरे शब्दों में हम और भी कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, देखो एक और सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, और a region around a magnet is called magnetic field. राइट? तो ये आप नोट कर लीजिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसकी भी एक थ्योरी है इसमें, वो हम अभी बात करेंगे इसके बारे में कि मैग्नेट से क्या होता है, बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस निकलते हैं जो इसके चारों तरफ सराउंडिंग कर लेते हैं, और वो मैग्नेटिक लाइन से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, दिस मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशल एक बात है, स्टार बना के लिख देता हूँ, दिस मैग्नेटिक फील्ड
is developed by several magnetic lines of force, which are released from north pole of the magnet and entered into the south pole of the magnet. तो क्या स्पेशल बात आ गई? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो किससे बनता है? वो यहाँ दिया गया है, डेवलप्ड बाय सेवरल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वो कैसी होती हैं उसको हम अभी डायग्राम से समझेंगे, राइट? तो मैं इसको रब कर देता हूँ और वो डायग्राम बनाता हूँ। देखिए कैसी हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये कोई मैग्नेट है, तो ये अगर एन पोल और एक एस पोल, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ना यहाँ से निकलती हैं, रिलीज होती हैं और यहाँ एंड। और अंदर भी जो है ना, वो अंदर भी ऐसे ट्रेवल करती है। यहाँ से देखें तो यानी यहाँ से बाहर आएंगी और साउथ पोल की तरफ एंटर हो जाएंगी। यानी ये मैग्नेटिक लाइन सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और बाहर निकलने के बाद जैसा होगा वो ऐसा टर्न हो जाती है। तो इस तरह से ये निकलते रहते हैं, दे आर कमिंग आउट। अच्छा, और भी हैं जो इसमें दिख नहीं पा रही हैं आपको, मैं दिखा देता हूँ। और ठीक है, ऐसा दिखा दें, गई है आगे। यहाँ से आ रही हैं ये और यहाँ को जा रही हैं, ये दूर दूर तक जाती रहती है, दूर। तो दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
ये डायग्राम। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा अगर, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, या लगेगा तो अगर कोई लाइंस के अंदर आ जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पे लाइंस के नंबर्स बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये देखो, दिस एरिया इज कॉल्ड हाई डेंसिटी एरिया, हाई डेंसिटी ऑफ। और अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे दिस इज लो डेंसिटी एरिया। यहाँ पे भी लो डेंसिटी एरिया। यहाँ कैसा है? ये हाई डेंसिटी एरिया। तो यानी पोल्स के पास हाई डेंसिटी एरिया होता है, और अगर मिडिल में अगर हम परपेंडिकुलर गए तो ये लो डेंसिटी एरिया होता है। यहाँ पे ज्यादा, इसीलिए जब कोई मैग्नेट को हम देखें तो कोई भी चीज को वो जब अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, तो अपने पोल्स के पास रखता है उसको, पोल्स के पास, या तो साउथ पोल की तरफ या तो नॉर्थ पोल की तरफ। मिडिल में बहुत कम कंपोनेंट या सब मटेरियल उसके अट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि मिडिल में लो डेंसिटी एरिया है। हाई डेंसिटी एरिया तो साइड में है दोनों का, राइट। तो इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज अभी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके की होती हैं मैग्नेट के चारों तरफ, जिनसे ये क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे उसकी, या आप बना लो डायग्राम, उसके नीचे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ magnetic lines around a magnet. Properties of magnetic lines around the magnet. ठीक है, तो एक एक करके प्रॉपर्टी हम पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 बना लीजिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ सकते हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो, मैग्नेटिक लाइंस जितनी भी है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर आते हुए फील होती हैं, और साउथ पोल के अंदर जाती हुई फील होती हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, magnetic lines always come out from the north pole and go into the south pole of a magnet। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मैग्नेटिक लाइंस, अब जब भी आप एग्जाम में भी कोई अगर इसका डायग्राम बनाएंगे मैग्नेटिक लाइंस का, तो इसी टाइप के बनाना है, नॉर्थ पोल से बाहर। ये नहीं करना कि साउथ पोल से बाहर आ गए, मेरा मैग्नेट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपका कोई, आपको, आप मैग्नेट के ऊपर तो कंट्रोल है आपका, मैग्नेट आपका है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस तो मैग्नेट की हैं, आपकी नहीं है वो। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो नॉर्थ पोल से ही बाहर आने वाली है हमेशा, और साउथ पोल में अंदर जाने वाली है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है? देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं इसकी, कि ये देखो ना, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लूप होता है, ये कंटिन्यूअस लूप, दे आर फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस लूप।
which is coming out from the North Pole and going into the South Pole. So हम क्या कहेंगे, each and every magnetic line is a closed continuous curve, closed continuous loop कह सकते हैं. तो देखते हैं every magnetic line. अब आप में से कोई कहेगा सर ये कंटिन्यूस कहाँ है, ये तो ब्रेक, मैंने बोर्ड हमारा छोटा है, नहीं तो ये बोर्ड से ऐसे जाती हुई ऐसे आने वाली है. कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व, ब्रेक नहीं होता कहीं से भी. एवरी मैग्नेटिक लाइन is a closed continuous loop and curve in nature. एवरी मैग्नेटिक लाइन, हर मैग्नेटिक लाइन ही अलग अलग कंटिन्यूस क्लोज कर्व है, लूप है एक तरीके का, कंटिन्यूस, ब्रेक नहीं होता है. अब तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ सकते हैं इसी में, मैं पहले ये रब कर देता हूँ. मुझे डायग्राम की चूंकि हमेशा जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हम ये रब कर देते हैं. यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते रहेंगे एक एक करके. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है इसकी, magnetic lines are moving from north to south pole externally and south to north pole internally. Magnetic lines move N pole to S pole externally and S pole to N pole internally. एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ और इंटरनली साउथ से नॉर्थ. इंटरनली चौथी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस इतना दिख जरूर नहीं, लेकिन कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. ऐसा नहीं है कि कोई मैग्नेटिक लाइन आई यहाँ से और सबको इंटरसेक्ट करती हुई ऐसे चली गई, ऐसा नहीं. मैग्नेटिक लाइंस do not intersect each other. कभी भी कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो सब अपने अपने इंडिपेंडेंट होती हैं. ये देखो, ये छोटी यहाँ से कोने से आई तो कॉर्नर में ही चली गई छोटे से लूप में, फिर मिडिल में है तो बड़ा लूप बनाएगी, और मिडिल में है तो और बड़ा लूप, और मिडिल में तो और बड़ा लूप. तो सबके अपने अपने लूप हैं, कोई किसी को कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. फिफ्थ, डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस की. अगर हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहें, तो सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, देखो मैं ये पता करना चाहता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये इसके टेंजेंशियल होगा, ये डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ये डायरेक्शन होगा, ऑलवेज टेंजेंशियल. तो नंबर 5वीं प्रॉपर्टी हम ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं. यहाँ तो जगह नहीं दिख रही, या यहीं लिख देता हूँ, कोई नहीं. नंबर 5th प्रॉपर्टी, the direction of magnetic field at any point on magnetic line is always tangential. Is always tangential.
मतलब टेंजेंशियल इसका एक इम्पोर्टेंट बात है, डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा। हम ये नहीं कह सकते इसकी डायरेक्शन क्या है, किधर है पता नहीं, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल का टेंजेंट आपने पढ़ा ही होगा, एक ऐसा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, तो उस पॉइंट का टेंजेंट कहते हैं उसको। तो ये मैंने जैसे बताया सिर्फ इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट, इसके लिए ये टेंजेंट। और फिर इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, पोल्स के पास मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो नंबर 6 पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नंबर 6, एरिया नियर द पोल, नियर द पोल is called high density area, because here we have a very large number of magnetic lines. मैग्नेटिक लाइंस के नंबर बहुत ज्यादा यहाँ होता है, इसलिए इसको हाई डेंसिटी एरिया कहते हैं। और हाई डेंसिटी एरिया की वजह से इस जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाएगा, तो उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद 7 लिख सकते हैं हम। मैग्नेटिक फोर्स is maximum at the poles and minimum at the center of the magnet. मैग्नेट के सेंटर में सबसे कम और मैग्नेट के पोल्स की तरफ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगता है। नंबर 8, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है मैग्नेटिक लाइंस के बीच में, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे फिर कम हो गई, लेकिन अंदर मैग्नेटिक लाइंस के बीच में एक सेम डिस्टेंस होता है, इसलिए दिस मैग्नेटिक फील्ड inside the magnet is called uniform magnetic field. The distance between magnetic lines is same inside the magnet and also parallel to each other. So this magnetic field is called uniform magnetic field. Inside the magnet. Yes. ये यूनिफॉर्म है, ऐसे ही तो आ रही है सारी मैग्नेटिक लाइन, सारी इधर आ रही हैं इस तरीके से। तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर कैसा दिख रहा है, इसकी कम कहीं ज्यादा, इसलिए ये कैसी लाइंस हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
Number 9, magnetic lines outside the magnet do not parallel and have different spaces. So this field is called as, this field outside is called as non-uniform magnetic field. नॉन यूनिफॉर्म, ये हो गया बाहर का नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और अंदर का हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब का बहुत बड़ा रिलेशन है आपस में, जो हम आगे जो कुछ पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।